हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में करेंगे गाइस बिटकॉइन का एनालिसिस और बात करेंगे एक ऐसे क्वेश्चन के बारे में जो रीसेंट टाइम में सबसे ज्यादा कमेंट बॉक्स में आता है, पुराने ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। क्या वो डेड हो गए हैं? कार्डानो की बात करें, मैटिक की बात करें, माना की बात करें, बिट टॉरेंट, विंक, इसी की तरह और जो ऑल्ट कॉइन्स है जो 2021 के टाइम पे अपने ऑल टाइम हाई बनाए थे, उनका अब क्या हो रहा है? क्या वो डेड हो गए हैं? क्या उनको अपने पोर्टफोलियो से निकाल देना चाहिए? पंप क्यों नहीं हो रहे हैं? ये सारी चीजों को आपको समझाने की आज के वीडियो में मैं कोशिश करूंगा। सबसे पहले चलते हैं मार्केट का स्टैटिस्टिक देखने के लिए। मार्केट कैप 0.6% अप है। वॉल्यूम के बारे में बात करें, क्योंकि वीकेंड खत्म होकर मंडे आया है, 21.6% का वॉल्यूम अप है। इनफ्लो का कोई डेटा नहीं है। फियर एंड इंडेक्स ग्रीड में चल रहा है। पिछले एक घंटे के सेंटीमेंट्स की बात करेंगे, वो है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेल की तरफ। अगर बात करते हैं यहाँ पे ट्री मैप की, क्या चल रहा है, तो बीटीसी 0.43% डाउन, इथीरियम 4.36% अप चढ़ रहा है 3900 पे। इथीरियम जो है फिर से यहाँ पे आ गया हुआ है। बिटकॉइन की बात करेंगे, जब वीडियो बना रहा हूं मैं, बिटकॉइन का प्राइस है 68,434। अगर हम लोग देखें, ये पूरे का पूरा जो अभी आपको सामने दिख रहा है वो आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहा है कि जो हमारा रेजिस्टेंस था वहां से बिटकॉइन को बार बार रेजिस्टेंस मिल रहा है, और जो सपोर्ट है वहां से बिटकॉइन को यहां पे सपोर्ट मिल रहा है। आज के दिन यूएस का मार्केट बंद रहने वाला है, तो ना हमारे पास ईटीएफ का कोई डेटा आने वाला है, ना नॉर्मली जो आपको मंडे मॉर्निंग में और मंडे इवनिंग में बिटकॉइन के प्राइस में एक पंप देखने को मिलता है, स्पेसिफिकली क्योंकि यूएस का मार्केट ओपन होता है, वो चीज आज के दिन हो सकता है आप लोगों को देखने को ना मिले और मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड में यहां पे रहे। देन कल के दिन में, ट्यूसडे से जब मार्केट स्टार्ट होगा, तब आपको बिटकॉइन के प्राइस में कोई बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। करंटली अगेन सेम चीज 69,000 पे शॉर्ट टाइम फ्रेम पे, यानी कि 4 आवर टाइम फ्रेम पे हमारे पास रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात करेंगे तो वो आ जाता है हमारे पास यहाँ पे 67,000 के लेवल पे, जिसके बीच में ही अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों से बिटकॉइन यहाँ पे मूव कर रहा है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, जो पुराने ऑल्ट कॉइन्स थे उनका क्या होने वाला है? बात करें कार्डानो की, एवलांचे की, पॉलीगॉन, आईसीपी, फाइलकॉइन, वी चेन, बीटीटी, एक्स इन्फिनिटी, सैंडबॉक्स, माना, विंक, और भी इस लिस्ट में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, पर जिसके बारे में हम लोग उस टाइम पे ज्यादा बात करते थे उन्हीं को मैंने यहां पे इंक्लूड किया है। कार्डानो की बात करते हैं, करंट प्राइस है $0.45 और ऑल टाइम हाई था $3 का। अगर हम लोग बात करते हैं एवेक्स की, करंट प्राइस है $36 का, ऑल टाइम हाई था 146 का। मैटिक की बात करते हैं, करंट प्राइस है 0.71 का, ऑल टाइम हाई है 2.9 का। आईसीपी की बात करते हैं, करंट प्राइस है $12 का, ऑल टाइम हाई था $750 का। फाइलकॉइन करंट प्राइस 5.87, ऑल टाइम हाई 237। वी चेन करंट प्राइस 0.03, ऑल टाइम हाई 0.27। ज्यादातर ऑल्ट कॉइन्स अगर आप देखेंगे ना, इनको 10x करीब एटलीस्ट करना पड़ रहा है यहां पे अपना सिर्फ ऑल टाइम हाई अचीव करने के लिए। खैर, नए जो बनेंगे जाके जहां से और 10x 20 30x चले जाए, वो तो बहुत दूर की बात है। क्या रीजन है इन प्रोजेक्ट्स का? यहां पे तो कुछ चीजें हैं जिनको मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। यहां पे आप लोगों को क्या लगता है, जो ओपिनियन है वो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तो समझने के लिए ना, एक पुरानी स्टोरी थी और वो बहुत बड़ा केस स्टडी है हमारे लिए, एक समझने के लिए कि जो चेंज है वो कितना ज्यादा जरूरी है। दैट इज नोकिया। नोकिया का एक टाइम पे, इंडिया की बात करूं तो 95% जो मोबाइल फोन था वो नोकिया उसको कवर करता था। 5% में बाकी के ब्रांड आते थे, पर आज की डेट में वो नोकिया खत्म हो गया। नोकिया को टेक ओवर किया सैमसंग ने। क्यों? नोकिया ने पहले बोला कि यार ओएस हम लोग लेके आएंगे अपना, भाई हमें जरूरत नहीं है स्मार्टफोन लाने की, हमें जरूरत नहीं है। सैमसंग ने उस चीज को किया और सैमसंग ने एकदम से नोकिया को यहां पे बीट कर दिया और नोकिया यहां पे पीछे चला गया और धीरे धीरे नोकिया यहां पे खत्म हो गया। ये भी वही प्रोजेक्ट्स थे जो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन क्रिप्टो मार्केट की सबसे बड़ी चीज ये है कि हर एक बुल रन के अंदर नैरेटिव चेंज हो जाते हैं। 2021 में जो सबसे बड़ा नैरेटिव निकल के आया था वो आया था एनएफटी और मेटावर्स का, जिसमें मेटावर्स के प्रोजेक्ट्स और एनएफटीज के प्रोजेक्ट्स ने सुपर डुपर हाइप वो टाइम पे बनाई थी, पर आज वो नैरेटिव चेंज हो गया हुआ है। 2024-2025 की जब आप बुल रन की बात करते हैं तो वहां पे सबसे बड़ा नैरेटिव आ गया एआई प्रोजेक्ट्स का, आरडब्ल्यूए का, यहां पे मॉड्यूलर ब्लॉकचेन, इसी के साथ साथ स्टेकिंग प्रोग्राम यहां पे चल रहा है। वो सारी की सारी जो चीजें हैं वो ये प्रोजेक्ट्स यहां पे नहीं कर रहे हैं। कार्डानो की अगर आप बात करते हैं, यूज केस है, बड़ा यूज केस है, लेकिन अब वो नैरेटिव ही जब चेंज हो गया है तो उसमें कुछ बचा नहीं है। एक L2
जब हम 2021 की बात करते हैं, बहुत हॉट फेवरेट नैरेटिव हुआ करता था। आज की डेट में L2 पे इतने बड़े प्रोजेक्ट्स आ गए हुए हैं कि वो पुराने वाले प्रोजेक्ट्स में भी अब कुछ आपको अपडेट होता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। गेमिंग के इतने बड़े प्रोजेक्ट्स आ गए हैं कि पुराने प्रोजेक्ट्स में अब हमें वो चीज़ें होती हुई देखने को यहाँ पे मिल ही नहीं रही है, जिस वजह से जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं उनमें प्राइस उतना आपको पंप होता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दैट इज हंगर। जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं वो ऑलरेडी इतना कमा चुके हैं कि अब उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और वो अपना जो माइंडसेट है वही दूसरे प्रोजेक्ट्स में चेंज कर चुके हैं। जबकि जो नए प्रोजेक्ट्स हैं उनको, उनके फाउंडर्स को पता है कि अगर हम कुछ करेंगे नहीं तो इन प्रोजेक्ट्स की लीग में नहीं आएंगे, तो वो और ज्यादा यहाँ पे काम करना चाहते हैं। पर पुराने प्रोजेक्ट्स को पता है फंड की कमी नहीं है इन प्रोजेक्ट्स के पास जो पुराने हैं, लेकिन जो आज की डेट में जो इनका थॉट प्रोसेस है वही चेंज हो गया हुआ है। वीसीज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वीसीज नॉर्मली क्या करते हैं, उस प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं जो प्रोजेक्ट इनिशियल स्टेज पे होता है, और उसके बाद जब वो अपना ऑल टाइम हाई जाता है वहां से अपना पैसा निकाल लेते हैं। इन प्रोजेक्ट्स पे अब कोई वीसी इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहता, इसलिए क्योंकि ये पुराने प्रोजेक्ट्स हो गए हैं, कोई ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो रहा, और नए प्रोजेक्ट्स यहाँ पे मार्केट में आ रहे हैं, वो चीजें ज्यादा कर दे। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई पुराना प्रोजेक्ट नहीं चल रहा है। सोलाना हमारे सामने एग्जाम्पल है। STX, उस टाइम पे जब STX आया था तब उसके बारे में इतनी बात नहीं होती जितनी आज के बारे में उसमें बात हो रही है। नियर प्रोटोकॉल, जिन प्रोजेक्ट्स ने आज भी काम करते जा रहे हैं लगातार, उन प्रोजेक्ट्स में डेवलपमेंट हो रहा है, उस प्रोजेक्ट्स के प्राइस बढ़ रहे हैं, पर पुराने प्रोजेक्ट्स में वो चीजें हमें होती हुई देखने को नहीं मिल रही हैं। ये सारे फैक्टर्स की वजह से इन प्रोजेक्ट्स के प्राइस उतने ज्यादा पंप नहीं हो रहे हैं जितने आइडियली होना चाहिए थे। सेम चीज आपको देखने को मिलेगी नेक्स्ट बुल रन के अंदर, यानी कि मैं बात कर रहा हूं 2029-30 की। आज जिन प्रोजेक्ट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, हम लोग टिया के बारे में बात करते हैं, सेलेस्टिया। उसने क्या करा, एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया, दैट इज मॉडुलर ब्लॉकचेन। पाइथ नेटवर्क क्या किया, उसने भी चेन लिंक की तरह काम किया, पर उसने एक नया कॉन्सेप्ट ऐड कर दिया जो रिसेंट टाइम में चल रहा है, दैट इज स्टेकिंग। आप आओ हमारे वहां पे स्टेक करो, स्टेक करने के बदले जो भी हमारे इकोसिस्टम में प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनके टोकन फ्री में लो। इन सब चीजों की वजह से इन प्रोजेक्ट्स के प्राइस में हम लोगों ने जबरदस्त प्रॉफिट लिया, पर सेम टाइम पे जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं ये उस जगह पहुंच ही नहीं पा रहे, क्योंकि नैरेटिव चेंज हो गया हुआ है पूरी की पूरी इंडस्ट्री का। लेकिन अब एक ऐसी चीज आ गई हुई है जिस वजह से आपको हो सकता है इन प्रोजेक्ट्स में भी कुछ जान दोबारा आती हुई देखने को मिल जाए, दैट इज ETF। इथेरियम के ETF ने बहुत कुछ मार्केट में चेंज कर दिया है और एक रास्ता खोल दिया है। बिटकॉइन का ETF एक टोटली अलग चीज थी, पर इथेरियम का ETF टोटली एक अलग चीज है, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ वो इशारा कर रहा है यहाँ पे। तो हो सकता है अगर इनके फाउंडर जागे, कुछ प्रोजेक्ट्स में नया करना चाहें, क्योंकि ये समझ में आ गया है कि ETF अप्रूव करवाया जा सकता है अगर प्रेशर पड़े। आज की डेट में जो यूएस के बड़े फंड हाउस हैं वो इथेरियम और बिटकॉइन के पीछे लगे, पर छोटे फंड हाउस भी हैं। हो सकता है कोई छोटा फंड हाउस इनमें से किसी प्रोजेक्ट को उठा ले और वो सोचे कि यार हम लोग बिटकॉइन और इथेरियम में ब्लैक रॉक का, फिडेलिटी से टक्कर नहीं ले सकते, पर छोटे प्रोजेक्ट्स में तो ले सकते हैं ना, चलो हम उनके ETF की तरफ चलते हैं। तो ये नैरेटिव जरूर आने वाले टाइम में चेंज हो सकता है, शायद इस वजह से इन प्रोजेक्ट्स में चेंज हो जाए। कई लोगों के क्वेश्चन आते हैं क्या इन प्रोजेक्ट्स को सेल आउट कर देना चाहिए। देखिए ये बता पाना बड़ा मुश्किल है, इनको सेल आउट कर देना चाहिए नहीं करना चाहिए। और अगर मैंने आपको बोल भी दिया, लेट्स से मैं आपको बोल देता हूं फाइल कॉइन यार अब इतना ऊपर नहीं जाएगा, आप एक काम करो $5 पे फाइल कॉइन को सेल आउट कर दो, कोई नया प्रोजेक्ट ले लो, और कल को अगर फाइल कॉइन पंप हो गया तो चारों तरफ कमेंट आने शुरू आते। मैंने एक रिसेंटली गिव अवे करा ट्विटर के ऊपर, उस गिव अवे में ये बोला था पिज्जा डे वाले दिन कि भाई हम एक गिव अवे कर दें, इसकी टर्म्स एंड कंडीशन बस ये है कि आप किसी भी 3 लोगों को टैग कर लो, मुझे सोशल मीडिया पे ज्वाइन कर लो, मैं आपको पिज्जा जो है यहाँ पे 3 जनों को पिज्जा भेज देता हूँ $1000 का। विनर के टाइम पे मैंने इस चीजों को कंडीशन हटा दी, मैंने कहा छोड़ो यार, लोग कमेंट कर रहे हैं ना, जो भी कमेंट करता है उसे पिज्जा दे दो, 3 लोगों को निकाल के। उसमें लोगों के कमेंट आ गए यहाँ पे कि यार आपने तो भाई जो यहाँ पे जो टर्म्स एंड कंडीशन थी उसको पूरी फुलफिल नहीं किया। यार हम लोग जस्ट फन के लिए ये चीज कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसलिए मैं नहीं आपको बता सकता प्रोजेक्ट्स आपको रखने हैं, निकालने, क्या स्थिति है वो मैं आप लोगों को बताऊं। थोड़ी रिसर्च इसके लिए आप लोगों को करनी पड़ेगी, पर ये जरूर कर सकते हो अगर ज्यादा आपको लग रहा है। एक चीज आप ये देख लो यहाँ पे कि आपने इन प्रोजेक्ट्स को किस बाइंग रेंज में लिया हुआ था। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए फाइल कॉइन की ले लेते हैं। फाइल कॉइन को अगर आपने इस प्राइस रेंज पे लिया हुआ है या इससे कम पे लिया हुआ, और आप
अगर आपने फाइल कॉइन को हाई प्राइस रेंज पे लिए, वो आपने $200 पे फाइल कॉइन को लिया हुआ है और आप सोच रहे हो यार इस प्राइस पे चला जाएगा, तो वहां पे थोड़ा मुश्किल है। आप ये काम एटलीस्ट कर सकते हो कि वो प्रोजेक्ट्स को आधे निकाल दो और आधे जो अभी के प्रोजेक्ट्स है, जो आपको लग रहा है ये नए प्रोजेक्ट्स आए हैं, ये अच्छा पंप कर सकते हैं, वहां पे डाल दो। पर जो प्रोजेक्ट जैसे मैटिक है, मैटिक आज की डेट में 0.71 है, और 2.9 उसका हाई गया था, तो अगर आपका $2 के करीब भी मैटिक है तो ये चला जाएगा $2 तक, ऐसा नहीं है कि ये जाएगा नहीं, मैटिक में पोटेंशियल है। आईसीपी $12 का आज चल रहा है, आपने अगर इसको $700 पे लिया हुआ है, यार निकाल दो उसको, तो वहां पे इतना जा पाना बड़ा मुश्किल। आईसीपी में पोटेंशियल है, आईसीपी मेरे अच्छे प्रोजेक्ट्स में से जिनको मैं हमेशा कंसीडर करता हूं उन प्रोजेक्ट्स में से। पर आईसीपी ना टाइम से पहले का प्रोजेक्ट है, जैसे कि अंदाज अपना अपना मूवी है, या फिर रहना है तेरे दिल में मूवी थी, जब वो मूवीज आई वो उस टाइम पे फ्लॉप हुई, सेम चीज यहां पे आईसीपी के साथ है। आईसीपी को आज के टाइम पे आना चाहिए था, पर आईसीपी बहुत पहले आ गया तो उसकी कदर नहीं हुई इतनी। काम कर रहा है आईसीपी पर, जो आईसीपी काम करने के बारे में बात बोल रहा है वो बहुत लंबा काम है, लंबे टाइम के लिए आईसीपी हो सकता है जो चीजें बात कर रहा है कुछ बड़ा कर देगा, यहाँ पे फिर से $750 आईसीपी जा सकता है, पर करंट स्टेज में इस जगह पे जा पाना आईसीपी के लिए थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल है। विंग के बारे में मुझे याद है, बीटीटी के बारे में बात है, मुझे हम लोग बात करते हैं, पर इन्होंने कुछ किया ही नहीं उसके बाद। BitTorrent अपने आप में बहुत बड़ा नाम था, पर इन्होंने कुछ किया ही नहीं। जब करेंगे ही नहीं तो प्रोजेक्ट का प्राइस पंप नहीं होगा। आज जिन प्रोजेक्ट्स के बारे में हम बात करते हैं वो कुछ कर रहे हैं, आने वाले 2-3 साल के अंदर अगर वो भी कुछ बड़ा काम नहीं करेंगे, डेवलपमेंट नहीं करेंगे, तो उनका प्राइस भी यहाँ पे डंप होने लगेगा। इसीलिए छोटे प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है, मैं ये बिटकॉइन की, इथेरियम की, सोलाना में मेरा मानना है इनमें मत करो, पर जो छोटे प्रोजेक्ट्स हैं उसमें थोड़े थोड़े टाइम बाद अपना प्रॉफिट अगर आप बुक कर लो तो फायदा है। बिटकॉइन में अगेन मेरा माइंडसेट ये है कि मैं कभी प्रॉफिट बुक नहीं करने वाला अनटिल अनलेस मुझे लगता है यार $1 मिलियन पे बिटकॉइन अब चला गया, अब निकाल देना चाहिए, मैं उस दिन का बिटकॉइन पे वेट करता हूँ। ऑल्ट कॉइन्स में डेफिनेटली जो ऑल्ट कॉइन्स मैंने इस बार लिए हैं, जब भी मुझे लगता है कि उनका ऑलरेडी हाई हो गया है, 10x के करीब वो चले गए, मैं उनको निकाल देने वाला हूँ। वटेवर बिटकॉइन का प्राइस उस टाइम पे कुछ भी चलो, पर हाँ बिटकॉइन को हम लोग रखेंगे। जब भी मैंने जो आप लोगों को ऑल्ट कॉइन सजेस्ट किए हैं इस बार, वो ऑल्ट कॉइन जब भी मुझे लगेगा कि यार अब इनको निकालने का समय आ गया है, वो मैं उस टाइम पे उनको आप लोगों को बता दूंगा। तो ये मुझे लगता है कुछ रीजन है जिस रीजंस की वजह से जो पुराने ऑल्ट कॉइन्स है वो अब आपको पंप होते हुए उतने देखने को नहीं मिल रहे हैं जितने आप लोगों को देखने को मिलते हैं। आप लोगों का क्या ओपिनियन है? आप लोगों में से कौन कौन से ऑल्ट कॉइन्स को अभी भी होल्ड करके रखा था और आपको लगता है नहीं यार इनमें आने वाले टाइम में कोई रैली देखने को मिल सकती है, उसके बारे में कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। ये तो गाइस हमारा आज का वीडियो पसंद आया आपको, इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्रिप्टो करेंसी मार्केट के किसी भी रेगुलर अपडेट्स के लिए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करके, क्योंकि जो भी अपडेट आएगा क्विकली टेलीग्राम पे आपको सबसे पहले मिल पाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।